बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन, इंदौर के सबसे बड़े अखबार स्वदेश, मेहमान खुसूसी, मेहमान अजीज़ी, और पहली बार देश की स्पीकर ऊपर नहीं नीचे बैठी हुई है। स्वदेश अखबार के कार्यक्रम में और एक ऐसी सभा में और एक ऐसे शहर में जिसमें मैंने शायद कभी 10 लोगों के साथ भी एक साथ कभी बात नहीं की होगी, वहां इतनी बड़ी तादाद में आप लोग सुनने आए हैं, इसके लिए बहुत खुश हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जो मेरे मन में बात है वो मैं कहना चाहता हूं। थोड़ा समय रखिए, आवाज बढ़ जाएगी। मैं आपके शहर की सबसे नामी ग्रामी शख्सियत को 2 निजी बातों के लिए इस मंच से मुबारकबाद देना चाहता हूं। दिल्ली में मैं रहा, 27 साल की पत्रकारिता की मैंने। एक तो भारतीय राजनीति में जब तक किसी को धक्का न दिया जाए कोई जाता नहीं है। मुझे ये सुन के न सिर्फ अच्छा लगा, बल्कि आज के दौर में जहां लोग सेंचुरी के आखिरी पड़ाव पे पहुंचने के बाद भी टिकट की लाइन में लगे हों, वहां सुमित्रा महाजन जी ने समय रहते अपने उस राजनीतिक जीवन से संन्यास लिया और बगैर किसी के कहने का इंतजार, किसी के सवाल का इंतजार से पहले उन्होंने अपनी भूमिका तय की। मैं मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी जो मेरे मन की बात है, जिसके लिए मैं भोपाल परसों जाऊंगा, वो ये है कि हमारे देश में राजनीतिक लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट दिखने और कहने का बड़ा शौक है। और देश में भी खास किस्म से इस देश की मेजॉरिटी को बड़ी समस्या है कि वो हमेशा हर बात में पॉलिटिकली करेक्ट दिखना चाहती है। एक तस्वीर छपी कोई 4 दिन पहले, सुमित्रा जी। यूं तो बहुत तस्वीरें छपती हैं अखबारों में, लेकिन एक तस्वीर ने मुझे यह तय करने पे मजबूर किया कि चाहे मैं लोगों से सिफारिश कहूं कि मैं भोपाल आना चाहता हूं, लेकिन मैं भोपाल जाऊंगा। और वो तस्वीर ये थी कि देश की भूतपूर्व लोकसभा की स्पीकर, भोपाल से जिसको कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी में, उसको गले लगा के बैठी हुई थी। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने राजनीतिक कारणों के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए बहुत सारी चीजों से दूर रहना चाहते हैं। सुमित्रा महाजन जी ने बगैर किसी इफ एंड बट के अपनी इतने लंबे कैरियर में उससे लोग क्या कहेंगे, लोग नहीं कहेंगे, उस महिला को गले लगाया और ये मैसेज दिया कि ये महिला अकेली नहीं है। आप यकीन मानिए सुमित्रा जी, उस तस्वीर के कारण मैं भोपाल में परसों जाऊंगा। मुझे कोई 20 साल हो गए आतंकवाद पे काम करते हुए, जिसमें जीवन के 12 साल उस मुल्क में काम किए जहां की फॉरेन पॉलिसी जो है आतंकवाद है। इसलिए हम भारत में जिन चुनौतियों से लड़ रहे हैं, उसमें एक चुनौती है सीमा के पार। सीमा के पार आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे भी चुनौती है, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी चुनौती है। उस चुनौती में शायद आपकी भूमिका बहुत न हो,
लेकिन हम चीफ ऑफ द आर्मी की बात को थोड़ी देर के लिए सच मान भी लें। ये बात अलग है कि चीफ ऑफ आर्मी को इस देश में गाली देने का एक फैशन बन गया है। जब जनरल रावत ने यह कहा कि भारत 2.5 युद्ध से ग्रस्त है, तो लोगों ने सिर्फ 2 युद्ध की बात की, आधे युद्ध की बात नहीं की। और उस आधे युद्ध को मैं पिछले 25-30 साल से नजदीक से देख रहा हूं। पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, चाइना से क्या संबंध है, पाकिस्तान से क्या संबंध है, आतंकवादी बाहर से आएंगे, बॉर्डर के अंदर आएंगे, मारे जाएंगे, ये तमाम सारी चीजें चलेंगी। लेकिन मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि भारत के अंदर 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं। हम उसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, अपने सोशल इंटरेस्ट में उसे कहना नहीं चाहते, और अलग अलग नारों से, अलग अलग वाक्यों से उसको एक तरीके से हम आगे ढकेल रहे हैं। राजनीति का अपना रूप हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। किसी को वोट चाहिए, किसी को वोट कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को सेकुलर दिखना है, किसी को अल्ट्रा सेकुलर दिखना है। लेकिन 2014 में जब आपने निर्णय ये किया कि हमें अल्ट्रा सेकुलर नहीं दिखना है, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सरकार का पूरा मिजाज बदल गया। सरकारें आती हैं, सरकारें जाएंगी, पार्टी की अपनी बाध्यता होती है। मेरा एम्फेसिस सिर्फ इस बात पर है कि जिस चुनौती के बारे में आपसे नेता नहीं कहेंगे, मंत्री नहीं कहेंगे, और नहीं कह सकते कि सार्वजनिक ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ उन्होंने ली हुई है, लेकिन इस समाज ने किसी संविधान की शपथ तो नहीं ले रखी। इस समाज को सच बोलने से कौन रोक रहा है? हम सच भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमें समाज में चिंता है कि हमारे 2 लोग दोस्त रूठ जाएंगे। कोई हमारे ऊपर कम्युनिज्म का पोस्टर चस्पा कर देगा, कोई राइट विंग का कर देगा, कोई नेशनलिस्ट का कर देगा। लिहाजा हम उस पूरी तकलीफ को जो हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है, हम उसको अवॉइड करने के लिए हमने 50 साल में कैसे नारे गढ़े? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये गंगा जमुना तहजीब है। मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, मैंने तो चीजें बहुत पास से देखी। हमारा पूरा परिवार कैंपस में था, 1-2 ही हम लोग थे। ये सारे नारे किसने गढ़े? इतिहास में झूठ किसने बोला? किन बौने लोगों को आपने महान बनाया और महान लोगों को आपने दफना दिया? जब तक इसकी करेक्शन नहीं होगा, ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। आप किसी बिल्डिंग की जब तामीर करते हैं तो नींव में कई पूजा वूजा करी जाती है, कई चारें दी जाती है। ये बात अलग है कि उसमें कोई छोटा सा सांप चांदी का ये सब डाला जाता है, उसका कोई धार्मिक महत्व हो सकता है। लेकिन अगर आपने पूरी आस्था के साथ नींव रखी है तो बिल्डिंग को कोई हिला नहीं सकता। इस देश की 70 साल पहले जो नींव रखी गई वो झूठ, फरेब और षड्यंत्रों के ऊपर रखी गई है। इसलिए हमारे अंदर भटकाव और हमारी पूरी जनरेशन के अंदर एक ऐसा भटकाव है कि 70 साल पहले जो इस देश ने समस्या देखी, जिसमें 21 लाख लोग मारे गए, आज ये देश उसी मुहाने पे दोबारा खड़ा हुआ है। इसलिए समाज के अंदर बदलाव अगर आपको करना है तो उससे किसी इज्म की बात मत करिए। आप अगर आप उसको सच्चाई बता दें, फैक्ट बता दें और ये कन्विंस कर दें कि ये हुआ था। मेरा पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है कि समाज उठ के खड़ा हो जाएगा। हमने एक के बारे में झूठ नहीं बोला है, राजनीतिक तौर पे झूठ नहीं बोला है, आइडियोलॉजी के पॉइंट से झूठ नहीं बोला है, हमने सारे ही काम ऐसे किए हैं। वो कहावत कही जाती है, आपके यहां भी होगी, कि जब आप बबूल का पेड़ बोलते हैं तो फिर उस पर आम आने की आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। संविधान के साथ में बहुत सारी चीजें हुई और संविधान पे बड़ी चर्चा होती है। ताई जी तो जानती हैं, हर छोटी छोटी बात के ऊपर संविधान, मानवाधिकार, लिबरलिज्म, बोलने की आजादी,
ये हर छोटी छोटी बात पे इस देश में बड़ी सरकारें चली, संसद चली, लेकिन हमारे देश में संविधान दिवस भी मनाया जाता है, हमारे देश में मताधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अब इन दो बातों को घटना के बीच में रख के मैं अपनी बात कहूं आपसे। मैं न तो लीगल बैकग्राउंड का हूं, न मैंने कोई लॉ से मेरा कनेक्शन है, न मेरे परिवार में कोई उस बैकग्राउंड का है। लाहौर प्रेस क्लब के अंदर एक चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में कश्मीर पे बातचीत थी। अब क्योंकि मैं उनके एक प्राइवेट चैनल का इंडिया हेड था, तो एक वीजा मेरे पास ओपन रहता था, तो मैं बहुत बार गया, अनगिनत बार पाकिस्तान गया। और उस पूरे माशरे में मेरे लिए रचना बसना इसलिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि जहां से पाकिस्तान की सोच बनी थी, जहां से पाकिस्तान की क्रिएशन की मांग उठी थी, जहां से जाकर लोग पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री बने थे, मेरी पैदाइश उसी जगह हुई थी। लिहाजा उस चर्चा में जिक्र करते हुए किसी साहब ने जब मुझसे एक प्रश्न पूछा कि पुष्पेंद्र साहब, कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 की बात आप करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके संविधान में एक ऐसी चीज को भी आर्टिकल बना दिया गया है जो आर्टिकल थी नहीं कभी। तो मैंने उसको बहुत सरसरी उससे सुन तो लिया। उन्होंने कहा कि उसमें एक आर्टिकल 35A जो है, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई और किसी राजनीतिक दल ने इसकी चर्चा की भी नहीं। मैं हिंदुस्तान आया और अपने 2-3 साथियों से मिला, उन लोगों से कहा कि यार ऐसा ऐसा कुछ मामला है, इस पर खोजबीन की जाए, आखिर है क्या। 6-7 महीने हम लोगों को लगे, बड़े बड़े वकीलों के पास गए, बड़े बड़े लीगल ईगल्स के पास गए, प्रोफेसर्स के पास गए। आधे ज्यादा लोगों ने कहा तुम पागल हो गए, इस टाइप की कोई चीज ही नहीं है। यह हाल हो गया कि लोग हमको शायद ये समझते थे कि हम किसी एजेंडे के तहत कोई काम कर रहे हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम तीनों में से किसी की कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं थी। लिहाजा हम ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये 35A को हम कैसे ढूंढें, कहां ढूंढें, क्या है क्या नहीं है। तो 1950 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान बना, तो 1954 तक तो के होने की बात नहीं कही गई। लेकिन उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से उस वक्त के महान विजनरी प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिलवाया और कहा ये आप आदेश दे दें। तो उस वक्त की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि आदेश देने से उन्होंने मना किया, कहा कि ये तो बड़ा इलीगल काम होगा। तो हस्बे मामूल जैसे वो देश चला रहे थे प्राइवेट लिमिटेड अंदाज में, उन्होंने कहा आप नहीं कहेंगे तो मैं कांग्रेस के अधिवेशन में ये रखूंगा और आपको देना पड़ेगा। खैर कुल मिलाकर के शॉर्ट में ये हुआ कि उस बाध्यता के चलते, वो बाध्यता क्या थी, जब उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने जो बात कही हमारे विजनरी प्रधानमंत्री ने, वो ये कहा कि इसमें कुछ विदेशी मामला इन्वॉल्व हैं और मैं इसको आपको बता दूंगा। यह अलग बात है कि वो राष्ट्रपति चले गए समय से पहले और फिर प्रधानमंत्री भी चले गए 17-18 साल के बाद, लेकिन वो बात बता के नहीं गए वो बात क्या थी। 14 मई 1954 को भारत के संविधान में उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से जाती नजदीकियां और उस वक्त के राजा से उनकी जाती नफरत, उसके चलते एक नाजायज मांग को जस्टिफाई करने के लिए भारत के संविधान में सबसे बड़ा फ्रॉड किया और उसका आदेश दिलवा करके आपने उसको 14 मई 1954 को आपने उसको भारत के संविधान में इंसर्ट कर दिया। और आपकी चोरी, मक्कारी, मुनाफकत और झूठ वो यही नहीं रुका। हम जैसे लोगों को 6 महीने में हमने मुश्किल से कोई 20-25 जो सीरीज थी कॉन्स्टिट्यूशन की, हर साल एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जारी होती है ऑफिशियली कि उसमें आपने कितने छेड़छाड़ की है और कितनी छेड़छाड़ नहीं की, 54 के अंदर मौजूद है वो। फिर 2 साल तक के आपके संविधान में मिलता है और फिर कितनी डिजाइन के साथ कि ये पता ना चले लोगों को, आपने 5 एडिशन से गायब कर दिया है, फिर किसी और एडिशन में लिखा हुआ है। वो ये जो फ्रॉड है ना, मैं इसको फ्रॉड भी नहीं मानता, ये देश के संविधान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की गई है।
इसके इंप्लीकेशन आज पूरा भारत भोग रहा है, पूरा भारत। आखिर क्या वजह थी कि 14 मई 1954 को जो आदेश दिलवाया गया और वो संविधान में इंसर्ट हो गया? आखिर ये 35 एक थी क्या? इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्यों इसको लागू किया गया और क्यों लोगों से छुपाया गया? क्यों भारत के दोनों सदनों में इसको नहीं रखा गया? इस पे कभी डिबेट ही नहीं हुई और समय समय पर इसकी कभी कोई बात ही नहीं की गई। यानी पूरी पॉलिटिकल क्लास ने इसको दबाने और छुपाने की भरपूर कोशिश की, इसको कभी कहीं जिक्र तक नहीं किया, किसी छोटे से छोटे सेमिनार में इसका जिक्र नहीं किया। आपको पता है कि शेख अब्दुल्ला साहब ने बहुत सारी ब्लैकमेलिंग की उस दौर में, लेकिन नेहरू जी ने उनकी ब्लैकमेलिंग के सामने कम और राजा से उनकी नफरत जो थी, इसके चलते इसको लागू किया गया। ये जम्मू कश्मीर राज्य के जब संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 1956 में उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और 1957 में वो लागू हुआ। लेकिन इनसे 10 कदम आगे थे वो कश्मीरी जो कहते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। वो इनसे ज्यादा मक्कार, इनसे ज्यादा एंटी हिंदू 1954 में थे। आज इस कश्मीर को आप देख रहे हैं, सुपरफिशियल नारों के साथ देख रहे हैं, अगर उसकी जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इससे भी ज्यादा घिनौना चेहरा था कश्मीर के लीडर्स का। आपने भारत के संविधान में 14 मई 1954 को इसको जोड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में जब इसको जोड़ा तो नेहरू जी से दूसरी डिमांड की कि आप इसको भारत के संविधान में 1954 में जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन की डेट 1944 से हम रखना चाहते हैं। विजनरी प्रधानमंत्री ने 1 मिनट के लिए नहीं पूछा भाई कि 1944 ही क्यों रख रहे हो, 632 रख लो और पीछे चले जाओ ताकि पूरी तमन्ना ही आपकी पूरी हो जाए। वो नहीं पूछा, लेकिन 1944 क्यों रखी गई? मैं अपनी बात को कि क्यों पूरी कश्मीर की वो लीडरशिप जिससे आप पैसा दे करके, ठोड़ियों में हाथ डाल करके, झूठे वादे नारों के सहारे आप उनसे शांति खरीद रहे हैं। अगर आपने 1954 में ये नहीं किया होता तो आज कश्मीर की स्थिति नहीं होती। उन्होंने 1944 की कट डेट इसलिए रखी कि 23 मार्च 1940 को उस वक्त के भारत और आज का शहर लाहौर में पाकिस्तान के बनने का रेजोल्यूशन पास हो गया था, जिसे उर्दू में करारदाते पाकिस्तान कहते हैं। 1940 से जब यह तय हो गया कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो जिन लोगों को भी पाकिस्तान की तरफ जो पूरा जो खुला हुआ कश्मीर था, क्योंकि उस वक्त तो ना पीओके था ना भारत का कश्मीर था, एक ही कश्मीर था, वो कितने समझदार लोग थे कि वो लोग माइग्रेट करना शुरू हुए, क्योंकि सियालकोट से एक ट्रेन चलती थी जम्मू के लिए और कोई रास्ता नहीं था। तो जिस तरीके से माइग्रेशन हुआ, लोग आए, लोग बसते चले गए। लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त के लीडरों की और उस वक्त के सोशल एक्टिविस्टों की और प्रोफेसर और रीडर और पत्रकार कितने महान थे कि एक तरफ जब लोग आ रहे थे और जम्मू कश्मीर में सेटल हो रहे थे, तो किसी से तो यह पूछा नहीं गया कि आप कब आए थे, कैसे आए थे और क्यों नहीं आए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लीडर और उनके कार्यकर्ता उस वक्त कितने जहरीले और कितने एंटी हिंदू थे। मैं एंटी हिंदू वर्ड किसी खास मकसद से कह रहा हूं जो मैं साबित करना चाहता हूं। एंटी इंडिया होना तो फैशन है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो जेएनयू में भी बहुत लोग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि 1944 तक जो माइग्रेशन हुआ, जो लीडर्स थे उनको पता था कि कौन लोग आए हैं। आप 1957 के अंदर जम्मू कश्मीर का संविधान बना रहे थे और आपने क्या कहा कि हमने इसलिए रखा, इसका जवाब कहीं नहीं दिया उन्होंने कि आपने 1944 की डेट क्यों मांगी, क्योंकि किसी ने पूछी नहीं। लेकिन हमारी पिछले 7-8 महीने की रिसर्च और 19 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में इस धारा को चैलेंज जब हम लोगों ने किया, उसके बाद से लगातार हम इसकी एक एक पहलू को देख रहे हैं। 1945, 46, 47, 48 से लेके 1954 तक जो लोग आए थे उसमें 5,500 परिवार थे।
उनका धर्म भी उन लोगों को पता था, उन लोगों की जाति भी उन लोगों को पता थी, वो कहां सेटल हो गए हैं उन लोगों को यह भी पता था। उस दौर में जब इतनी अफरा तफरी थी तब भी लोग अपने एजेंडे पे लगे हुए थे। आपने क्या किया कि जो 5,500 परिवार आए थे वो सारे के सारे हिंदू थे और वो 44 के बाद आए थे। लिहाजा आपने 1957 तक ये जहर पाला और उस धारा के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को इस तथाकथित धारा ने यह ताकत दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं होगा यह वहां की सरकार तय करेगी। और उसको तय करने में जो उनका एजेंडा था इनके पूर्वजों का, जो आज उनके वारिस जो हैं 1947 की स्थिति बनाने की धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए कि जो 5,500 परिवार जम्मू में आए थे वो तो उस वक्त आए जब वहां मारपीट शुरू हो गई, वो तो लुटे पिटे लोग आए थे और 1957 तक वो ठीक ठाक रह रहे थे। लेकिन 1954 में जब ये आपने धारा ले ली और ये कहा कि भाई हमने तो 1944 से इसको लागू किया है, लिहाजा 1944 के बाद जो लोग आए हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। उनकी गिनती 7.5 लाख है और वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर कुत्ते बिल्ली और मगरमच्छ और कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। उनके साथ आपने क्या किया? ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो सुबह से लेकर शाम तक कुरान, हदीस, शरिया, अल्लाह, मोहम्मद इन सब के बात कहते कहते थकते नहीं हैं। आपने 7.5 लाख लोगों को इस नागरिकता से वंचित नहीं किया, बल्कि 7.5 लाख लोगों को आपने उनके मददगार से भी वंचित कर दिया है। वो 7.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ना खड़े हो सकते हैं, ना वोट दे सकते हैं, ना पंचायत में वोट दे सकते हैं, ना जमीन खरीद सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना उस राज्य की कोई स्कीम का उनको फायदा मिल सकता है। आज 70 साल हो गए इस देश में मैंने कोई हंगामा, कोई संसद को बंद होते हुए नहीं देखा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं देखा कि इतनी बड़ी ताकत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 7.5 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है और संवैधानिक तौर पर नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं देखी मैंने। हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कश्मीर के लोगों का इश्यू है, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसी सोच ने आपके लिए संकट आपके घर तक पहुंचा दिया है। इस मानसिकता से जब तक ये समाज बाहर नहीं निकलेगा, जो आपके सामने आंतरिक चुनौतियां हैं, आप ये कर सकते हैं, रोजा इफ्तार दे के बात कर सकते हैं, टोपी लगा करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पीस खरीदने की मानसिकता इस देश के लोगों और सरकारों में हो गई है कि पीस खरीदने के लिए कोई नया जुमला गढ़ो, वो पीस परमानेंट नहीं होती है। इसलिए आपको पीस नहीं मिल रही, आपके मुल्क को पीसों में बांटने की तैयारी है। ऐसा ही नहीं हुआ कि आपकी खामोशी के चलते 500 पाकिस्तान, जिन्हें मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं 500 कश्मीर, इस देश में बच चुके हैं जहां भारत सरकार का कानून नहीं चलता। और आपको यकायक पता चलता है कि मालदा हो गया, कि करीमगंज हो गया। जब हो जाता है तब आपको पता चलता है और कुछ दिन तक आप खबर पढ़ते हैं, बात खत्म हो जाती है। हम तमाम सारे लोगों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है विद फैक्ट एंड फिगर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो जारी करेंगे क्योंकि हम कोई न तो सरकार से सपोर्टेड हैं और ना ही कोई हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। हम लोगों के पास लिमिटेड साधन हैं, उसी के तहत हम तैयार कर रहे हैं। उसमें तमाम सारे लोग हैं, उसमें RSN सिंह साहब भी हैं जो रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, उसमें सुशील पंडित भी हैं, GT बख्शी भी हैं। और वो हम बताएंगे देश को कि 70 साल के सेकुलरिज्म ने इस भारत के 500 टुकड़े करने की पहले से तैयारी कर रखी है। आखिर मुझे बताएं आप कि आपने 7.5 लाख लोगों को नागरिकता नहीं दी, वंचित कर दिया, समझ में आता है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में एक और जघन्य अपराध हुआ है, इसकी भी चर्चा कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई इस देश में। बड़ी बड़ी चर्चाएं हमारे यहां होती हैं, गमूला की मौत हो जाती है, संसद हिल जाती है, गलत और सही पे बहस में नहीं जा रहा, लेकिन इस देश में संवैधानिक तौर पे जुडिशल के तहत
लोकतंत्र के माध्यम से आप लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, इस पे चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो चर्चा देश को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। लिहाजा राजनीतिक दल करते समझ में आता है, हम आप भी चुप रहते हैं। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब चीफ मिनिस्टर थे। राज्य में स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी। आपको लगेगा कि किसी राज्य में स्वीपर की हड़ताल राष्ट्रीय विषय मेरे लिए क्यों है? वो हड़ताल 2 महीने तक चली और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर महामारी फैल गई, क्योंकि शेख साहब तो शेख साहब हैं, वो ना अपने पे पानी डालते हैं ना किसी के किए कराए पे पानी डालते हैं। आपने क्या किया कि बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 लोगों को अपनी कैबिनेट से भेजा कि अमृतसर जाइए और पठानकोट जाइए, और वहां एक खास किस्म की जाति के लोग रहते हैं जिन्हें वाल्मीकि कहते हैं, उनको बुला के लाइए, वही साफ कर सकते हैं। 200 वाल्मीकि लोगों को आपने 1957 में जम्मू कश्मीर में बुलाया और उनसे वादा किया कि हम आपको यहां की नागरिकता भी देंगे और हम आपको नौकरी भी देंगे। 1957 में भारत की क्या स्थिति रही होगी, किसको नागरिकता की चिंता थी? लोग नौकरी, खाने पीने के उसमें लोग लगे हुए थे। उन लोगों ने कुछ पूछा भी नहीं और काम शुरू कर दिया। 3-4 महीने के बाद जम्मू कश्मीर, श्रीनगर फिर मामूल पे आ गया अपने, और लोग जिंदगी जीने लगे। उन लोगों ने भी कभी चिंता नहीं, कभी पूछा नहीं। लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको समझाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सोच को समझने के लिए आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जन्म लेना पड़ेगा। मैं किसी गलत फहमी का शिकार न पहले था न आज हूं। न मुझे किसी से किसी का वोट चाहिए, न किसी की मुझे नाराजगी चाहिए। जिसको नाराज होना है वो हो जाए, जिसको कुछ और करना है कर ले, लेकिन राष्ट्र के सामने जो चिंता है उसे शुद्ध खरे खरे शब्दों में कहूंगा।